हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संजीत राय ट्यूटोरियल क्लासेस। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सभी लोग अपने घर में अच्छे ही होंगे। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वाले वीडियो में देखा था कि हम थॉमसन एटॉमिक मॉडल से एटम की डिस्कवरी कर रहे थे। तो थॉमसन का भी एटॉमिक मॉडल डिस्कार्डेड होकर दिया गया। फिर उसके बाद उनके बाद आए थे रदरफोर्ड ने एक स्टेबल न्यूक्लियस की डिस्कवरी तो की, लेकिन वो अपने एटम को स्टेबलाइज नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनके भी एटॉमिक मॉडल को क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। उसके बाद जो सबसे इंप्रूव्ड एटॉमिक मॉडल आया था वो एटॉमिक मॉडल था नील्स बोर एटॉमिक मॉडल। नील्स बोर का वो एटॉमिक मॉडल था। तो चलिए आइए देखते हैं कि नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल में क्या था और उनकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो चलिए सबसे पहले देखिए, हम लिखा है कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। यानी ये जो बात है ये कहां से ली गई थी? रदरफोर्ड से, कि हर एटम के सेंटर में क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ एन एटम अराउंड विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व इन ए सर्कुलर पाथ। ये इतनी बात किसकी थी? इतनी बात हमारी रदरफोर्ड की थी। और ये बात कौन मानते थे? ये नील्स बोर ही मानते थे कि किसी भी एटम के सेंटर में क्या है? एक न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ कौन नाचता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। फिर देखिए, अब रदरफोर्ड ने अपने आप को नील्स बोर ने अपने आप को रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से किस प्रकार डिस्कस किया? देखिए, उन्होंने कहा द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड एनर्जी लेवल और शेल। यानी अब देखिए, जिसको हमारे रदरफोर्ड ये कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहा है, अब उस सर्कुलर पाथ को नील्स बोर ने क्या कह दिया? वो एक एनर्जी लेवल है, यानी वो एनर्जी से भरा हुआ एक शेल है। और जब वो एनर्जी से भरा हुआ एक शेल है, तो शेल मतलब खोखला, और उस खोखले के अंदर जैसे कोई इलेक्ट्रॉन यहां से चक्कर लगा रहा है। तो उन्होंने कहा जैसे ये एक खोखली ट्यूब है और उस ट्यूब के अंदर क्या भरी हुई है? एनर्जी भरी हुई है, और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो ये नई बात थी जो किसने नहीं कही थी? ये बात रदरफोर्ड ने नहीं कही थी। इन्होंने कह दिया था केवल क्या, कि एक एटम के न्यूक्लियस इसके अराउंड में चारों तरफ उसके इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। और इन्होंने कहा कि नहीं, ये एक्चुअल में एक ऑर्बिट नहीं बल्कि एक शेल है, यानी एक खोखला शेल, और उस शेल के अंदर क्या भरी होती है? एनर्जी। और इसकी एनर्जी क्या होती है? फिक्स। और इसके अंदर क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो देखिए अब इसके फायदे क्या होंगे। जैसा कि हमने देखा था, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल स्टेबल नहीं था। क्यों नहीं स्टेबल था? क्योंकि मैक्सवेल का इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी ये कहती है कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करता है, तो चार्ज पार्टिकल के मोशन की वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो अगर एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो वो एनर्जी हीट के रूप में क्या हो जाएगी? सराउंडिंग से निकलती जाएगी। अब देखिए यहां पर क्या होता है, इस थर्ड बात से वो क्लियर कर देते हैं। क्या कहते हैं? व्हाइल रिवॉल्विंग इन ए ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी। यानी जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी शेल के अंदर अगर मूव कर रहा है, तो वो ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ना ही रेडिएट करेगा। और क्या कर रहा है? बट रिमेन स्टेशनरी। लेकिन वो क्या होगा? उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे होगी? हमेशा स्थिर बनी रहेगी। एंड एटम रिमेन स्टेबल। और एटम क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि अगर हम कहें ये एक एनर्जी शेल है, और इस शेल के अंदर क्या भरी हुई है? एक ट्यूब, एक एनर्जी भरी हुई है, और उस ट्यूब के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगा रहे हैं। तो होता यह है कि जब ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो मैक्सवेल की थ्योरी इस पर भी वर्क करती है कि अगर ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के क्या है? जस्ट इक्विवेलेंट होते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रिवॉल्व हो रहा है, तो मैक्सवेल की थ्योरी इस पर भी वर्क करती है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगी तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी निकालेगी, लेकिन वो जब एनर्जी निकालेगी इस शेल के बाहर नहीं निकालेगी, बल्कि वो इसी सेल के अंदर ही निकालेगी। और जब शेल के अंदर निकालेगी तो सेल ऑलरेडी एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल है। सेल की एनर्जी ऑलरेडी क्या है? फिक्स्ड है। तो जैसे ही थोड़ी सी एनर्जी निकलेगी तो इस एनर्जी लेवल की एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। चूंकि घूमते समय इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो रही है, तो वो उसी बढ़ी हुई एनर्जी को जो सर्कुलेट होते हुए वापस क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट बनी रहती है। और वो इलेक्ट्रॉन उसी कांस्टेंट एनर्जी को निकालता रहता है और एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से वो एक सर्कुलर पाथ में लगातार
घूमता रहता है। और ये मॉडल इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी और न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी दोनों को एक्सप्लेन कर देता है। तो चौथी बात क्या करिए, द इलेक्ट्रॉन ऑफ लोअर एनर्जी रिवॉल्व्स टू क्लोजर न्यूक्लियस एंड हायर एनर्जी रिवॉल्व्स। तो फोर्थ ला ये कहता है कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, जो भी इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगाते, जैसे बताए इलेक्ट्रॉन यहां पर भी होंगे, यहां पर भी होंगे, यहां पर भी होंगे, यहां पर भी होंगे। तो ये चौथा नियम ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के काफी क्लोजर होगा तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, बहुत कम होगी। जिसका सर्कुलेटिंग पाथ जितना छोटा होगा उसकी एनर्जी भी कम होगी। न्यूक्लियस के नजदीक होने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी, और जैसे जैसे वो ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा वैसे वैसे उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जो यानी के हमारा सबसे लोअर एनर्जी का है और जो एन शेल है ये हमारा सबसे हायर एनर्जी का है। तो मैंने यही बात लिखी है, द इलेक्ट्रॉन ऑफ लोअर एनर्जीज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड हायर एनर्जीज इलेक्ट्रॉन, यानी जो जिसकी ऐसे इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, और रिवॉल्व फार फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से बहुत दूर होता है। हाँ तो बच्चों हम आ जाते हैं अपने ये मैंने 1 लिखा है, फिफ्थ एंड लास्ट पोस्टुलेट ऑफ बोर्स के, यानी बोर के 5वें और अंतिम पोस्टुलेट क्या था। तो बोर ने कहा था कि व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ लोअर एनर्जी जंप फ्रॉम ए लोअर टू हायर एनर्जी लेवल बाय गेनिंग एक्सटर्नल एनर्जी आफ्टर 10 to the power 8 सेकेंड इट कम बैक इनटू देयर ओरिजिनल शेल। देखिए ये बात मैंने एक लाइन में एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने कह रहा हूं कि मान लिया है क्या कह रहा है, व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ लोअर एनर्जी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन मेरा कौन सा शेल है, के शेल में, जिसकी एनर्जी सबसे कम है। ठीक, अब ये कह रहा है कि इट जंप्स फ्रॉम लोअर टू हायर, यानी अगर हम इसको बाहर से एनर्जी दें, यानी बाहर से एनर्जी दें मतलब अगर हम किसी मैटर को रख के क्या कर दे रहे हैं, हीट कर रहे हैं, यानी आप किसी मेटल के टुकड़े को जब गर्म करते हैं तो देखिए वो लाल होता है ना, तो लाल होने का मतलब क्या हो कि उस वक्त उसका जो इलेक्ट्रॉन है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कहाँ जंप कर जाएगा, अपने से किसी हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाएगा। तो वही मैंने लिखा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ लोअर एनर्जी जंप फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल और शेल बाय गेनिंग एक्सटर्नल एनर्जी, मतलब ये एक्सटर्नल एनर्जी जो हम उसको बाहर से देते हैं तो ये कहाँ जाता है, किसी हायर एनर्जी लेवल में जाता है। और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन कब तक रुकता है, 10 to the power -8 सेकंड तक। यानी जब ये इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल, ये मतलब देखिए जरूरी नहीं कि ये यहां पर भी जंप कर सकता है, ये यहां पर भी जंप कर सकता है, और ये लेकिन जाएगा तो अपने से किसी हायर एनर्जी शेल में ही जाएगा। तो जब वो अपने से किसी हायर एनर्जी शेल में जाएगा तो ये इनकी दूरी इस बात पे डिपेंड करती है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी दैट आर सप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन्स, यानी वो हीट की वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आप इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करते हैं तो वो उसी के अकॉर्डिंग वो इतने सारे सब्सिक्वेंट हायर एनर्जी लेवल में जा सकता है। और जब वो जाएगा तो इन सारे एनर्जी लेवल में कहीं पर भी किसी भी एक जगह कितने सेकंड तक रुकेगा, 10 to the power -8, यानी एक सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा। और जब वो उतने सेकंड रुकेगा तब वो वापस कहां आ जाएगा, अपने उसी एनर्जी लेवल में आएगा जहां से वो गया होता है। मानी अगर वो यहां से यहां गएगा तो फिर वापस इसी में आएगा, या यहां से यहां तक गया तो वो वापस यहां पे आएगा, या तो अगर वो एकदम हायर एनर्जी में गया तो वो सीधे यहां पर आएगा। लेकिन कैसे आएगा, क्योंकि वो जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके गया है उतनी एनर्जी उसको निकालनी पड़ेगी। क्या करेगी, उतनी एनर्जी उसको निकालनी पड़ेगी, और जितनी एनर्जी को निकाल करके वापस कम बैक अपने शेल में करेगा तो इसी को हम लोग कहते हैं जंपिंग या एक्साइटेड स्टेट। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो इसको हम लोग एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, और जब वापस अपने ग्राउंड लेवल में आता है तो इसको हम लोग ग्राउंड स्टेट कहते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, तो हम लोग आ जाते हैं हाउ आर इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, मतलब बोर ने अपने इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार से उनके अलग अलग एनर्जी शेल में डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो जब ये रूल्स आए थे तो बोर ने एक साइंटिस्ट के साथ कोलैबोरेशन किया था जिनका नाम था बरी। तो इस नाते इसको लोग बोर बरी स्कीम भी कहते हैं। तो बोर और बरी ने काफ़ी रिसर्च और एनालिसिस के बाद ये निकाला कि हर एनर्जी लेवल की जो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों का
इलेक्ट्रॉनों की कैपेसिटी ऑफ दैट ऑर्बिटल्स ये भी बढ़ती चली जाएगी। तो इन्होंने एक स्कीम दी है जिसको हम लोग 2n स्क्वायर कहते हैं, और इसी 2n स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, बोरबरी स्कीम कहते हैं। तो यहां पर मैंने बताया कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इनटू देयर एनर्जी लेवल अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर। कहने का मतलब कि जितने भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में भरे जाएंगे तो वो इसी 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग भरे जाएंगे। तो आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर ये n क्या है? तो n मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है कि n क्या है, या तो शेल है या तो एनर्जी लेवल। मतलब याद करिए, अगर हम किसी एटम को बनाते थे तो उसके एक न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे अलग अलग शेल बनाते थे, 1 2 3 4 इस तरह से। तो जो शेल न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा नजदीक होता था उसी को हम लोग n इज इक्वल टू 1 कहते थे, और जो उससे दूर होता था उसको हम लोग n इज इक्वल टू 2, जो उससे दूर होता था उसको हम लोग n इज इक्वल टू 3, और जो सबसे दूर होता था उसको हम लोग n इज इक्वल टू 4 कहते हैं। और इसी को बोर ने K, L, M और N से एक्सप्रेस किया। तो अगर हमने कह दिया कि माना कि जो इलेक्ट्रॉन इस सेल में भरा जाएगा, यानी K सेल में भरा जाएगा, यानी n इज इक्वल टू 1 एनर्जी लेवल में भरा जाएगा, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, तो उसको इलेक्ट्रॉन में फार्मूला लगा देंगे 2n स्क्वायर, यानी यहां पर हम भरेंगे उस शेल का नंबर और उसका स्क्वायर कर देंगे और उसमें 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो इन दोनों का टोटल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 2। यानी फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। अब अगर हमने कह दिया कि नहीं, हमको इस सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉनों को भरना है, तो इस सेकंड सेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो हमने कह दिया n की यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 2, यानी ये कौन सा सेल है, L। तो यहाँ पर हम 2 का स्क्वायर कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर, और जब हम ऐसा करेंगे तो इनका टोटल प्रोडक्ट कितना आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब इस सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हम नहीं भर सकते। फिर अगर हमने कह दिया n इज इक्वल टू 3, तो जब n इज इक्वल टू 3 तो फिर हम इस n स्क्वायर की जगह पे, n की जगह पे हम लोग 3 रखेंगे और ये बन जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 2। तो मिलेंगे 3 3 जा 9 और 9 2 जा 8, यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यानी इस थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और जब हम आ जाते हैं n इज इक्वल टू 4 में, यानी लास्ट सेल में, तो लास्ट सेल में हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16 एंड 16 2 जा 32, यानी इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और इस प्रकार से बोरबरी स्कीम क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। हाँ स्टूडेंट, तो हम लोग आ जाते हैं कि आखिर बोरबरी स्कीम के अकॉर्डिंग हम किसी एटम के इलेक्ट्रॉनों को हम लोग किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे हमने कह दिया नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7। तो हम जब 7 को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंशिएट करते हैं, तो जैसे मैंने कह दिया कि ये नाइट्रोजन का अगर एटम है तो हमने कह दिया ये इसका n इज इक्वल टू 1, तो इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 2। अब यहाँ पर उसके बाद बचे कितने हैं, 5। और हम सभी जानते हैं यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8। तो बचे कितने थे, 5। तो हमने उसको भर दिया 2 और 5, यानी नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5 का होगा। यहाँ पे 4 1 5 इलेक्ट्रॉन भर दिया जाएगा। बात समझ आ रही है। जैसे हमने कह दिया क्लोरीन, तो क्लोरीन को हम जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमने कह दिया कि चलिए ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर इसके 1 2 3। तो चलिए हम कहते हैं इसके n इज इक्वल टू 1 में कितने इलेक्ट्रॉन, तो जैसे बात यहाँ पर 2 से तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा भरेगा नहीं। और हम लोग जब n इज इक्वल टू 2 में जाएंगे तो यहाँ पर 8 से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा नहीं। जब 8 से ज़्यादा नहीं होगा तब अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन शेष बचे, 7 इलेक्ट्रॉन शेष बचे। तो हम उस 7 इलेक्ट्रॉन को कहाँ भरेंगे, n इज इक्वल टू 3 में। क्यों, क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन के भरने तक हम इसमें इलेक्ट्रॉन सारे 7 भर देंगे। तो इसका हो जाएगा 287। और सोडियम का हम जानते हैं 11 है, तो 2 8 1 जोड़ेंगे टोटल कितना जाएगा, 11। यानी इनका टोटल सम आपके इसके बराबर आना चाहिए। और रही बात कैल्शियम की, तो कैल्शियम का होता है, ये हमारा न्यूक्लियस है, 1 2 3 4, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर इसके n सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, क्योंकि इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं। और जब n सेल में यानी इसके n इज इक्वल टू 1 में केवल 2 इलेक्ट्रॉन, तो बाकी बचे हमारे पास 18। और हम सभी जानते हैं n इज इक्वल टू 2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन।
तो 10 इलेक्ट्रॉन तो यहीं खप गए। अब बचे कितने, 10 इलेक्ट्रॉन और। तो हम सभी जानते हैं इसकी काबिलियत कितनी है, 18 इलेक्ट्रॉन की है। तो यहां पर एक रूल हमेशा समझ लीजिए कि अगर किसी भी एटम की काबिलियत मैंने 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की है तो आप उसको केवल मैक्सिमम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 में ही तोड़ेंगे। कहने का मतलब अगर आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे तो यहां पर आप 10 नहीं भरेंगे, बल्कि 10 को और कितने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तोड़ा जा सकता है, तो 8 और 2 के सेट में तोड़ा जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 का होता है। तो यानी पहले वो अपने 8 मेंटेन करेगा। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉनों को जब मेंटेन करेगा तो बाकी जितने 2 बचेंगे अब उन 2 को हम यहां पर डाल देंगे। तो इस प्रकार से आप अलग अलग एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों हम लोग आ जाते हैं एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे एक्सप्रेस करते हैं, जेड सिंबल से एक्सप्रेस करते हैं। तो हम यहाँ पे इसके पर एक डिफिनीशन जान लीजिए कि किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर क्या कहलाता है। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कॉल्ड एटॉमिक नंबर। यानी किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उन सभी प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो सिंपल सी बात है ना, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इतने क्लियर हो गए। अब देखिए चूंकि ये एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मतलब न्यूट्रल क्या होता है कि जितने उस पर पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही वो निगेटिव चार्ज होगा, तभी दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। तो चूंकि मैंने कहा था कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो जब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे तो उस पर उपस्थित जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे वो निगेटिव चार्ज के बराबर होगा। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के क्या होगा, बराबर होगा। और चूंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है तो अब Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन आ जाए कि अगर हमने कह दिया नाइट्रोजन 7 14, तो हमने कह दिया कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन। तो हम सभी जानते हैं Z इज इक्वल टू कितना है, 7। और जब Z इज इक्वल टू 7 है तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 7। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 7। क्लियर। और अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए एक फार्मूला हमेशा याद रख लीजिएगा कि सबसे पहले आप ये जानिए कि एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास क्या होता है। तो एटॉमिक मास होता है किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो अगर हमने कह दिया कि इसका एटॉमिक मास कितना है, 14 है, तो आपका प्रोटॉन 7 है, तो अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना चाहते हो तो यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ बच्चों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, जैसा भी हो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके ही कमेंट से मैं इसको और इनकरेज करके इसको आगे बढ़ाऊंगा, और ताकि मुझे भी इस बात को पता चले कि मुझे अपनी पढ़ाई में और कितना इंप्रूव करना पड़े, ताकि वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उसको अच्छे से अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करके आपके सामने प्रस्तुत करूं। धन्यवाद।